इस बात को स्वीकार करने वाली मैं पहली व्यक्ति रहूंगी कि जब अन्य भाषाओं के साहित्य की बात आती है, तो हम अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमेशा इस विषय में अनजान हो सकते हैं। यह निश्चित ही सभी प्रकार के विषयों को प्रभावित करता है, लेकिन यह वीडियो वायरस के विषय के अंतर्राष्ट्रीय फैलाव पर केंद्रित है। और जबकि अंग्रेजी साहित्य का अक्सर अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर वायरस मेनिया, यह पुस्तक अब 7 भाषाओं में उपलब्ध है और अन्य भाषाओं में इस पर काम चल रहा है। अक्सर दुनिया की ओर इसके अनुवाद कम उपलब्ध होते हैं। इस वीडियो में मैं उन कम परिचित टीमों में से एक के बारे में बताना चाहती हूँ, जो सार्स कोवी-2 और कोविड-19 के सबूतों को लेकर कुछ सालों से अपने देश की सरकार के पीछे पड़ी है। आइए जानते हैं कि वे कौन है और कैसे उन्होंने वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान और महामारी के तथाकथित विज्ञान के हर पहलू को लेकर अपने सरकारी अधिकारियों की पोल खोल की है। मेरे पति मार्क और मेरा वायरस के अस्तित्व को लेकर पहला परिचय 2020 की शुरुआत में हुआ था। कोविड-19 फैलाव के दौरान ही हमें लगने लगा था कि वायरोलॉजी को लेकर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे अंतर्मन ने हमें प्रेरित किया कि हम हमारी पढ़ी हुई चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों और स्थापित सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रशिक्षण से आगे जाकर सोचें। और हम जल्द ही वायरस मेनिया नामक अंग्रेजी किताब को पढ़ने में मग्न हुए, जिसने हमें चौंका ही दिया। वायरोलॉजी केवल पैंतरेबाजी ही नहीं, बल्कि धोखाधड़ी से भी भरा था। रोगजनक विषाणु मनगढ़ंत और भूतिया हैं, जिनका ना ही किसी वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अस्तित्व दिखाया गया है और ना ही उनसे बीमारी होने का कोई सबूत पेश किया गया है। वायरस मेनिया से हमने पर्थ ग्रुप के काम को जाना, जिनकी विस्तृत निपुणता है, जैसे HIV वायरस। और उससे हमने देखा कि वायरस के अस्तित्व की बहस न केवल दशकों पुरानी थी, बल्कि बहुत ही विकसित थी। हमारे लिए फिर ये सवाल उठा कि हमने ऐसा पहले कभी क्यों नहीं देखा। इससे हमें वायरस के अस्तित्व के मामले पर हमारा अपना काम शुरू करने की प्रेरणा मिली और साथ ही दोषयुक्त जर्म थियरी यानी जीवाणु का सिद्धांत और एलोपैथिक चिकित्सा तंत्र को व्यापक रूप से जानना भी। वर्ष 2020 में मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तेजी से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि टॉम कोवन और एंडी कॉफमैन के साथ भी हुआ था। जैसा कि हम न्यूजीलैंड में कहते हैं, डच के उस पार टॉम बॉर्नेट ने भी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में इस धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई। अनुभवी प्रचारक जैसे केविन कॉर्बेट, डेविड क्रो, जिम वेस्ट और अमांडा वोल्मर ने वायरस पर सवाल उठाने वाले अपने काम में रुचि बढ़ते हुए पाया। इस बीच माइक स्टोन के दबे हुए तथाकथित वायरस और वायरोलॉजी के मुद्दे वायरोलॉजी वेबसाइट में बाढ़ की तरह नजर आने लगे। क्रिस्टीन मैसी ने अपना फ्लोराइड का संशोधन रोका और FOI यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अनुरोधों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि दुनिया में किसी भी संस्था ने सार्स कोवी-2 या किसी अन्य वायरस को आइसोलेट यानी अलग ही नहीं किया था। स्पेस बस्टर्स के स्टीव फाल्कनर ने 2020 में अपना चैनल शुरू किया और कोविड-19 वायरस की धोखाधड़ी और अचानक उभरे इस मिथक को प्रकट करने वाले उनके वीडियोस को लाखों व्यूज मिले। डॉक्यूमेंट्री निर्माता माइक वाला कई वर्षों से जानते थे कि अधिकांश एलोपैथिक दवाएं धोखाधड़ी थी और इस पैंडेमिक के दौरान उन्होंने वायरल डेल्यूजन इस बड़ी सीरीज का निर्माण किया। मार्क ने संपूर्ण वायरस मॉडल का पूरी तरह से संदर्भित औपचारिक खंडन लिखने का फैसला किया और अ फेयरवेल टू वायरोलॉजी ये 29,000 शब्दों का निबंध प्रकाशित किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अंग्रेजी भाषी जगत में ऐसे कई विकल्प हैं, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया भर में अन्य प्रमुख सदस्य भी हैं। जर्मनी में हम बेमिसाल डॉक्टर स्टीफन लंका को जानते हैं, जो प्रशिक्षित वायरोलॉजिस्ट है, जिन्होंने 1990 के दशक में बताया था कि कोई रोगजनक वायरस नहीं थे। जर्मनी में ही मेरे मूल प्रेरणा स्रोत है टॉर्स्टन एंगलब्रग और डॉक्टर क्लॉस कुहनेलिन, जो मेरे डॉक्टर सैम बेली चैनल पर आने वाले पहले व्यक्ति हैं। जब उन्होंने मुझे 2020 में वायरस मेनिया टीम का हिस्सा बनने के लिए कहा, वो क्षण मेरे लिए सम्मानजनक था। उसके बाद इटली में वायरस मेनिया के चौथे सहलेखक एकमेव स्टेफानो स्कोलियो स्पेनिश भाषी जगत में ला क्विंटा कोलुमना कोविड-19 टीकों की सामग्री की जांच करने में सबसे आगे रहा है और जहां तक मुझे पता है, वे भी नो वायरस की भूमिका लेते हैं। जब जुलाई 2022 में सेटलिंग द वायरस डिबेट स्टेटमेंट पर जब काम शुरू हुआ, तब हमने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया। हमारे अधिकांश दर्शकों के लिए कुछ कम जाने माने नामों में मुफस्सिल टिंगनकर, जितेंद्र बंजारा और सचिन पेटकर ये तीन भी शामिल थे।
ये हमारे भारतीय मित्र हैं जो अपनी टीम के साथ अविश्वसनीय काम कर रहे हैं, जिससे वे भारत और दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि जब कोविड-19 या किसी अन्य तथाकथित वायरल बीमारी की बात आती है, तो सरकार के पास दिखाने के लिए कोई वायरस नहीं है। उन्होंने भारत में तथाकथित स्वास्थ्य संस्थानों और राजनेताओं के जवाबों के साथ सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। उन्होंने कथित वायरस आइसोलेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित अनियंत्रित और अवैज्ञानिक प्रयोगों का दस्तावेजीकरण किया, जिसकी शुरुआत फैन वू के कुख्यात 2020 के पेपर यानी लेख से की है। उन्होंने दर्शाया है कि पीसीआर टेस्ट चिकित्सकीय रूप से मान्य नहीं था और होता भी कैसे, एक असफल विषाणु विज्ञान के आधार पर। उन्होंने भारत सरकार द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी करने की ओर भी इशारा किया, जिसने महामारी के नाम पर 2 अप्रैल 2020 को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया, जिसका भारतीय नागरिकों पर अधिक बोझ पड़ा। इतना ही नहीं, आवश्यक चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए आम जनता के निधि का फायदा लिया गया और उससे डर के विज्ञापनों का अभियान चलाया गया। उन्होंने दर्शाया है कि जांच करने के दोषपूर्ण टेस्टिंग किट्स और अविशिष्ट लक्षण होने के बावजूद उटपटांग तर्कों की सहायता से कोविड-19 के केसेस निर्धारित किए गए। इस टीम की प्रमुख चिंता यह भी थी कि बीमारियों के लिए प्राकृतिक उपचारों को दबाया गया। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वे सरकार और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को अस्वीकार करते हैं। एक गंभीर मुद्दा यह भी है कि यदि किसी बीमारी के लक्षण को एलोपैथी या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उसे शुरू से ही एक लाइलाज रोग या महामारी घोषित कर दिया जाता है और आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध इत्यादि जैसे अन्य मुख्यधारा की औषधीय चिकित्साओं को नजरअंदाज किया जाता है। मुझे लगता है कि हम सभी को अब ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जहां रॉकफेलर की ढोंगी दवा को असली दवा के बजाय वैकल्पिक दवा कहना चाहिए। हमारे भारतीय सहयोगियों की अधिकांश रणनीति उनके देश में कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की रही है। उदाहरण के तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत तथाकथित सार्स कोवी 2 वायरस का मानव सैंपल में अस्तित्व और साथ ही उस सैंपल की रोगजनकता को साबित करने की जिम्मेदारी का बोझ सरकार पर है। यह तो स्पष्ट है कि दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट की तरह भारतीय चिकित्सा अधिकारी भी सबूत के तौर पर किसी भी वैज्ञानिक पद्धति के साथ बनाए गए कागजात को पेश करने में असमर्थ है। हमारे भारतीय सहयोगियों के विनम्र शब्दों में दिए गए बयान का निष्कर्ष, यह एक गंभीर चिकित्सा प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है जो मानवता के प्रति एक संभावित अपराध है और यह कार्य स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों का सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों के कल्याण का कोई इरादा नहीं है। और जबकि एक सर्वोच्च स्तर की भारतीय संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने दावा किया कि उनके पास सार्स कोवी 2 के अस्तित्व का प्रमाण है, उसके प्रमाण का उन्होंने आज तक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है। इसलिए अब आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी एनआईवी और विभिन्न राजनेताओं को एक मांग पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें उनसे वायरस के अस्तित्व को सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा साबित करने का आह्वान करेगा। उन्होंने एक कदम आगे जाकर ये भी सुझाव दिया है कि वे प्रदर्शन में किसी भी तथाकथित बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव का सबूत भी शामिल कर सकते हैं। तो उनका मांग पत्र कुछ इस प्रकार है। विषय: तथाकथित सार्स कोवी 2 वायरस या बीमारी पैदा करने वाले वायरस के अस्तित्व को साबित करने की मांग। दूसरे शब्दों में ये साबित करने की मांग कि तथाकथित सार्स कोवी 2 और उसके वेरिएंट्स या बीमारी पैदा करने वाले वायरस का वास्तविक में अस्तित्व है, जो रियल टाइम रिसर्च यानी वास्तविक समय में खोज पर आधारित है और सार्वजनिक प्रदर्शन और पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर्स यानी सहकर्मी की जांच किए लेख के द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी साबित करना है कि इस कोविड-19 महामारी के पीछे एक असली वैज्ञानिक आधार था। प्रिय सरकारी अधिकारी, सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया से बहुत निराश और असंतुष्ट हैं। हम यहाँ आपकी उस प्रतिक्रिया का जिक्र कर रहे हैं जिसमें सत्यता की कमी है और जनता के प्रति आपकी बड़ी लापरवाही और अनादर। इसके अलावा उसमें आपकी विवेकता और वैज्ञानिकता की भी कमी दिखाई देती है। आपकी असंतोषजनक प्रतिक्रिया: अगर आपने हमारी सार्वजनिक लीगल नोटिस को ध्यान से पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि हमने आपसे तथाकथित सार्स कोवी 2 वायरस या बीमारी पैदा करने वाले वायरस के मौजूदगी को साबित करने वाले वैध वैज्ञानिक प्रयोग शोध पत्र, रिकॉर्ड्स या दस्तावेजों का अनुरोध किया था। लेकिन
हमारे आरटीआई और पत्र व्यवहार के जवाब में आपके दिए गए वैज्ञानिक शोध पत्र किसी भी रोग पैदा करने वाले वायरस, तथाकथित सार्स कोवी 2 वायरस या उसके तथाकथित वेरिएंट्स के अस्तित्व को साबित करने में असफल रहे, जो कि वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रणाली और तर्क के आधार पर हमने अपनी सार्वजनिक लीगल नोटिस में दिखाया था। इसके अलावा अपने दावे को साबित करने के लिए किसी भी बीमारी पैदा करने वाले वायरस या तथाकथित सार्स कोवी 2 वायरस के अस्तित्व के बारे में कोई वैध वैज्ञानिक कागजात, रिकॉर्ड्स या दस्तावेज उपलब्ध कराने के बजाय अपने एक घटिया और तर्कहीन जवाब दिया है। हमारे लिए यह बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि आप जैसी सम्मानित वैज्ञानिक संस्थान से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इसलिए अब हमारे सवालों के वैज्ञानिक, तर्कयुक्त और स्पष्ट जवाब मांगने के लिए हम मजबूर और बाध्य हैं। इसलिए यदि आप हमें तथाकथित सार्स कोवी 2 या उसके वेरिएंट्स के अस्तित्व को साबित करने वाले वैध वैज्ञानिक प्रमाण और शोध पत्र उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि आप ये स्पष्ट बयान जारी करें कि आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। जैसा कि साथ में दिए गए आरटीआई के जवाब में आपने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आपके पास रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं यानी बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट या किसी भी प्रकार के रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पहला, आपका जवाब वैज्ञानिक स्वरूप में असफल रहा। हमारे वर्तमान अवलोकन, अनुभव और संदेह के अनुसार वैध वैज्ञानिक सबूतों की कमी और वायरोलॉजी के शोध कार्य में अनुचित विज्ञान सिद्धांत पद्धति का प्रस्तुतिकरण यह दर्शाता है कि पीपीई किट, मास्क, भारी जटिल मशीनरी और साधन काल्पनिक और झूठी थियरी और भय पैदा करने वाले उपकरणों के माध्यम से वायरोलॉजिस्ट ने ऐसा माहौल बनाया है जो दूसरों के लिए एक काल्पनिक चीज को वास्तविक मानने की जालसाजी का प्रचलन करता है। वायरोलॉजिस्ट एक गलत धारणा के शिकार हुए हैं, अर्थात रोग पैदा करने वाले विषाणु का अस्तित्व उनकी कल्पना है जो आगे बढ़ाई जा रही है और उसका चिकित्सा डॉक्टरों और पेशेवरों द्वारा पूरे समाज और जनता में प्रसार किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लोग अब एक काल्पनिक चीज के डर से पीड़ित है। इस गलत अवधारणा को सैकड़ों वर्षों से चलाया जा रहा है और इसे लगभग सभी तथाकथित रोगों, संक्रमणों और महामारियों का आधार बनाया गया है। उचित वैज्ञानिक जांच से सत्य को अब तक कभी सामने नहीं लाया गया है। साथ ही दुनिया भर के विभिन्न वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से बातचीत के बाद उनके बयानों ने आगे स्पष्ट किया कि रोग पैदा करने वाले वायरस का अस्तित्व एक गलत धारणा है। उदाहरण के तौर पर, जब कोशिकाएं मर जाती हैं, तो वे अति सूक्ष्म कणों में टूट जाती है, जिन्हें कुछ वायरोलॉजिस्ट मनमाने ढंग से वायरस का नाम देते हैं। और डॉक्टर स्टीफन लंका, वायरोलॉजिस्ट, कहते हैं, अगर कोई भी बारीकी से विश्लेषण करता है कि वायरोलॉजिस्ट वास्तव में प्रयोगशाला में यह साबित करने के लिए कि ये कण, जिसे वे वायरस कहते हैं और जिनके कारण बीमारी होती है, क्या करते हैं, वे ये आसानी से देख पाएगा कि उनके निष्कर्षों में कितना बेतुकापन है। डॉक्टर सईद कुरैशी, पीएचडी, कहते हैं कि कोविड-19 वायरस फेक है, इसकी पुष्टि हो गई है। दूसरा, हमने पहले ही अपने सार्वजनिक लीगल नोटिस में बताया है कि पीसीआर या आरटीपीसीआर टेस्ट अपने उद्देश्य के लिए क्यों और कैसे पूरी तरह से अनुचित है और इसका कोविड-19 की तथाकथित महामारी में निरर्थक दुरुपयोग किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है। लेकिन आप अपने जवाब में हमारी इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इसके अलावा हम यहाँ डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी और उनकी टीम द्वारा प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के अंश भी प्रस्तुत करते हैं, जिसे कोविड-19 की सरकार द्वारा अधिकृत आरटीपीसीआर टेस्ट की वैधता को जांचने के लिए किया गया अंश। हाल ही में मैंने और मेरी मेडिकल टीम ने 15 जून से 17 जून 2022 के दरमियान एक प्रयोग किया, जिसमें हमने कुछ फल, कुछ सब्जियां और कुछ जानवर जैसे खरगोश और कुत्ता, कुछ पक्षी जैसे चूजा और कबूतर लिए। हमने उनमें से प्रत्येक के नमूने इकट्ठा किए और उनका परीक्षण करने के लिए एक सरकार द्वारा अधिकृत कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला में लेकर गए, यह समझने के उद्देश्य से कि कौन से नमूने कोविड-19 पॉजिटिव है और कौन से कोविड-19 नेगेटिव है। डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी ने स्पष्ट रूप से दिखाया और समझाया कि कैसे आरटीपीसीआर टेस्ट किट अस्पष्ट न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने के लिए नियम विरुद्ध और अनुचित है और साबित किया कि आरटीपीसीआर टेस्ट निदान के उद्देश्य के लिए गैर विशिष्ट है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दावे को प्रत्यक्ष प्रदर्शन द्वारा साबित करें। आपने अपनी प्रतिक्रिया में दावा किया है कि आप तथाकथित सार्स कोवी 2 वायरस या बीमारी पैदा करने वाले वायरस की मौजूदगी को प्रायोगिक रूप से साबित कर सकते हैं।
इसलिए हम आपके प्रायोगिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि यह आपके दावे को साबित करने का एकमात्र तरीका है। यदि आप रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं यानी सूक्ष्मजीव के अस्तित्व का दावा करते हैं, तो हम आपको प्रत्यक्ष प्रदर्शन के द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के अनुसार सबूत उपस्थित कराने का अनुरोध करते हैं। आपके प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रदर्शन की तिथि, समय और अनुसूची, प्रयोगशाला का नाम और स्थान, वेट और ड्राई लैब सहित कार्य करने वाले और प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले वायरोलॉजिस्ट वैज्ञानिक समिति के नाम। कृपया प्रदर्शन के दौरान आपके द्वारा किए जाने वाली प्रक्रियाओं और चरणों का संपूर्ण विवरण स्पष्ट करें। तो बस यही आपको बताना था। निश्चिंत रहे कि हमारे भारतीय मित्रों सहित दुनिया भर के कई देशों में वायरस नहीं होने का तर्क दिया जा रहा है। कमेंट्स में बातचीत को जारी रखिए, और यदि आप दुनिया भर के किसी अन्य व्यक्ति या टीम के बारे में जानते हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताएं। महामारी से बाहर आने के लिए सबसे अच्छी बातों में से एक थी दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ना और नया गठबंधन बनाना, जो अक्सर दोस्तियां भी बनी। चलिए देखते हैं कि क्या वायरस की धोखाधड़ी के प्रति दुनिया को जागरूक करना और ज्यादा लोगों को एक साथ लाया जा सकता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया support.drsam.com पर जाएं। If you enjoyed this video, please visit support.drsam.com